नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज का विषय यूपीएससी सीएससी जीएस 4 एथिक्स के सिलेबस को हम इस वीडियो में बेसिकली डिकोड करने वाले हैं। चूँकि कई यूपीएससी एस्पिरेंट क्या करते हैं कि अन्य मीन्स के जितने पेपर होते हैं जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 उसको तो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन एथिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। चूँकि एथिक्स भी बाकी विषयों के समान ही अपनी एक अलग ही महत्वता रखता है। तो आज इस वीडियो में हम प्रमुखतः यूपीएससी सीएससी जीएस 4 एथिक्स नीतिशास्त्र के पेपर को अर्थात उसके सिलेबस को डिकोड करेंगे। मात्र आप सभी ने सिलेबस तो देख ही रखा होगा कि सिलेबस किस प्रकार से, लेकिन अधिकतम एस्पिरेंट क्या करते हैं, मात्र सिलेबस को पढ़कर छोड़ देते हैं, उसकी अंतः गहराई में जाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही करने वाले हैं कि हर एक मूल शब्द को उसके उदाहरण के साथ समझने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। तो चलते हैं ठीक से इस सिलेबस को समझने में। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिरकार इस पेपर का सिविल सेवा परीक्षा में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। ये पेपर सिविल सेवकों की सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और उनके दृष्टिकोण व समाज के व्यवहार में आने वाली समस्याओं के समाधान की क्षमता का परीक्षण करता है कि इस प्रकार कोई व्यक्ति ईमानदार है, सत्यनिष्ठ है। दृष्टिकोण एक सिविल सर्वेंट के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण अ, अ, भावना होती है या उसके गुण होते हैं, वो क्या होते हैं? उसके अंदर की अच्छाई। तो उस अच्छाई को परखने का जो कार्य करता है, वो ये पेपर करता है। बाकी पेपर में भले ही आपकी नॉलेज दिख जाती हो, लेकिन इस पेपर में आपकी ईमानदारी, सहस्तित्वता नज़र आती है। तो समझते हैं पहले हम फर्स्ट पॉइंट से, नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध अर्थात एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जिसमें यह खंड समझने का प्रयास करता है कि मानवीय क्रियाकलापों में सही और गलत का निर्धारण कैसे होता है और हमारे मूल्यों के निर्माण में समाज, परिवार व शिक्षण संस्थानों की क्या भूमिकाएं होती है। अब आप समझते हैं नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, एसेंस ऑफ एथिक्स, जिसमें नीति शास्त्र वह विधा है जो मानवीय कर्मों के औचित्य मतलब राइटनेस या अनौचित्य मतलब रॉन्गनेस का व्यवस्थित अध्ययन करती है। यह समाज में रहने वाले मनुष्यों के लिए आचरण के मानक तय करती है कि किस प्रकार से क्या सही है, क्या गलत है। एक इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि परिस्थितियों या व्यक्तिगत लाभ के अवसरों के बावजूद भी एक लोक सेवक द्वारा बिना किसी भेदभाव के नियमों का पालन करना और भ्रष्टाचार से दूर रहना ही क्या है, एक प्रकार का अ, ये सह संबंध है, मानवीय सह संबंध है नीति शास्त्र का। आगे देखते हैं कि नीति शास्त्र के निर्धारक मतलब डिटर्मिनेट्स ऑफ एथिक्स क्या है। किसी भी मानवीय कृत्य को नैतिक या अनैतिक ठहराने वाले तत्व निर्धारक होते हैं। इनके प्रमुख हैं जैसे अंतःकरण, समाज की कानून व्यवस्था, संस्कृति, धर्म और समय व स्थान। अब हम देखते हैं नीति शास्त्र के हकीकत परिणाम क्या होते हैं जब इसको हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि जब कोई समाज नैतिक मूल्यों पर चलता है तो वहाँ अधिकतम देखें तो न्याय, शांति, सामाजिक समरसता और सतत विकास सुनिश्चित होता है। इसके विपरीत नैतिक पतन से जो भ्रष्टाचार है, अराजकता, उसका अविश्वास बढ़ता है। अ, अब आगे देखते हैं दोस्तों कि इसमें एक उदाहरण से समझते हैं इसे, जिस प्रकार नीति शास्त्र में के बिना कानून अंधा है और कानून के बिना नीति शास्त्र शक्ति नहीं। ये कोटेशन है प्रमुखतः इमैनुअल कांट जी की। आप इस कोटेशन का अपने अब जब लिखेंगे या आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इस कोटेशन को अवश्य उद्धृत करें। आगे देखते हैं निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, जिसमें निजी संबंध यहाँ भावनाएं, वफादारी, प्रेम और गोपनीयता प्रमुख होती है जैसे परिवार और मित्र। सार्वजनिक संबंध में यहाँ निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, कानून का शासन और पारदर्शिता अनिवार्य होती है। जैसे एक अधिकारी और जनता का संबंध, जैसे आपने कभी मॉक इंटरव्यू देखा हो यूपीएससी का, उसमें मतलब जो एस्पिरेंट होता है उसे फंसाया जाता है किस प्रकार से आप किस चीज का चयन करेंगे, आप अपनी पारिवारिक मतलब निजी संबंध को या अपनी सार्वजनिक चीजों को। तो यहाँ पर उन चीजों को हमें सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है कि क्या उस समय किस चीज की बेहतरी हो सकती है। क्योंकि दोनों ही एक क्योंकि एस्पिरेंट जो है एक आईएएस ऑफिसर है, वो एक कलेक्टर के साथ-साथ एक मानव भी है, जिसके जीवन में
दोनों रूप होते हैं। उसका एक निजी लाइफ भी है, प्राइवेट लाइफ भी है, एक पब्लिक लाइफ भी है। तो उसको दोनों को बैलेंस करके चलना होता है, जो हमें एथिक्स सिखाता है। उदाहरण देखते हैं इसका, यदि एक अधिकारी का भाई किसी टेंडर की रेस में है, तो निजी संबंध के कारण भाई की मदद करना हितों का टकराव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, इसको एथिक्स की भाषा में बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करेगा। सार्वजनिक नीति शास्त्र क्या कहता है कि अधिकारी को खुद को उस चयन प्रक्रिया से अलग लेना चाहिए। होने को तो वो सहायता कर सकता है, टेंडर दिलवा सकता है, लेकिन यहाँ पर उसकी नीति शास्त्रता की परख की जाती है। मानवीय मूल्य मतलब ह्यूमन वैल्यूज, जहाँ पर मूल्य वे स्थायी विश्वास या मानक है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और प्राथमिकताओं को तय करते हैं, जैसे करुणा, सत्य बोलना, न्यायप्रियता। महान नेताओं जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, समाज सुधारकों जैसे राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और कुशल प्रशासकों जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से हमें निस्वार्थ सेवा और दृढ़ संकल्प के मूल्य सीखने को मिलते हैं। मतलब ये ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को दरकिनार कर दिया, बाकी इन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। मतलब इन्होंने समाज को सर्वोपरि रखा कि किस प्रकार से मैं समाज में अपना योगदान दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। अब महात्मा गांधी जी की प्रमुख ये मतलब सोच थी, एक कोटेशन टाइप जिसमें दोनों का नाम है, जिस स्वामी विवेकानंद जी और महात्मा गांधी जी। अपने ज्ञान के प्रति वफादार होना ही एक प्रकार का क्या है, मूल्य है। अब एक शब्द बहुत चलता है एथिक्स में, अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड। अब आप नॉर्मल जब इस शब्द को पहली बार अगर यदि सुन रहे होंगे अंग्रेजी में, तो आपको लगेगा जिस प्रकार का कोई ह्यूमन बिहेवियर होता है, एटीट्यूड दिखाना किसी को या ईगो दिखाना, यह बिल्कुल वैसा नहीं है। बहुत मतलब बहुत बीच की जो रेखा है बहुत लंबी है इनके अर्थ की। तो चलिए समझते हैं एक बार इसका अर्थ क्या है। कि जिस प्रकार अभिवृत्ति का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या परिस्थिति के प्रति हमारा सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण, या हमारी सोच और व्यवहार को दिशा देती है कि किस प्रकार हम किसी टॉपिक को, किसी विषय को या किसी घटना को हम नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं या पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं। ये होता है आपका एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति। अब इसको देखते हैं एक बार कि अभिवृत्ति की संरचनाएं क्या है। अगर देखें तो अभिवृत्ति 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बनती है। कौन-कौन से प्रमुख घटक? एक बार देखते हैं। पहला है संज्ञानात्मक घटक, जिसको अंग्रेजी में कॉग्निटिव, भावनात्मक, अफेक्टिव, व्यवहारात्मक मतलब बिहेवियर। इसके अर्थ को समझते हैं। पहले संज्ञानात्मक का अर्थ होता है किसी विषय के बारे में हमारे विचार, विश्वास या जानकारी। भावनात्मक, उस विषय से जुड़ी हमारी भावनाएँ या जुड़ाव, जैसे पसंद या नापसंद, क्योंकि चूँकि एक आईएएस ऑफिसर भी ह्यूमन है। अब वो किस विषय के संबंध में क्या काम करना चाहता है, ये उसकी एक प्रकार से भावना कॉन्फ्लिक्ट भी होती है कि हाँ, मुझे इसके बारे में करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे व्यवहारात्मक, उस भावना और विचार के आधार पर क्रिया करना मतलब उसको अप्लाई करना, एक्शन में लाना। ये रिएक्शन है, ये एक्शन है। आगे देखते हैं नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति, जिसमें नैतिक अभिवृत्ति सही और गलत के नैतिक सिद्धांतों पर आधारित दृष्टिकोण, जैसे पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। राजनीतिक अभिवृत्ति, जिसमें राजनीतिक विचारधारा, पार्टियों या शासन प्रणाली के प्रति दृष्टिकोण किस प्रकार से, जैसे लोकतंत्र या समाजवाद के प्रति निष्ठा। क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर है, उसकी भी एक अपनी एक आइडियोलॉजी होगी ऑब्वियसली। उसकी जो विचारधारा है वह कहीं न कहीं कनेक्ट नहीं होनी चाहिए किसी पॉलिटिशियन से या किसी पॉलिटिकल एजेंडे से। वह एक बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस भी ऐसा नहीं कि अपने आप को मतलब पुल पे तार रखा है, ना इधर पैर रख रहा है। उसकी ऐसी विचारधारा होनी चाहिए जो एक समाज को, सोशल इंटेलेक्चुअल को कनेक्ट करे आपस में। ऐसा नहीं कि वो किसी एक तरफ झुका हुआ है और वो नकारात्मक हो। आगे देखते हैं सामाजिक प्रभाव और अनुनयन, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएंस। सामाजिक प्रभाव, जब समाज या आसपास के लोगों के दबाव प्रेरणा से किसी व्यक्ति की सोच या व्यवहार बदलता है। अनुनय, किसी व्यक्ति के तर्कों, संदेशों या भावनात्मक अपीलों के माध्यम से दूसरों की अभिवृत्ति में जानबूझकर बदलाव लाना। जैसे स्वच्छ भारत अभियान में केवल शौचालय बनाना सामाजिक प्रभाव नहीं था, बल्कि विज्ञापनों और रोल मॉडल्स द्वारा लोगों की सोच बदलकर उन्हें शौचालय के उदाहरण के लिए प्रेरित करना अनुनय है। मतलब अनुनय का अर्थ क्या है? किसी को जब हम किसी के प्रति अप्रोच करें। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया बढ़िया सा कि जब स्वच्छ भारत अभियान चला था 2014-15 का, तो उस समय प्रमुखतः क्या चीज़ थी कि हाँ,
हमें गंदगी नहीं फैलानी है, शौच बनवाना है, तो उस समय मात्र शौच बनवाने से वह नहीं चल गया, उसके लिए अनुनय अर्थात उसका प्रचार करना आवश्यक था, जो उसकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी वो निभाई। आगे देखिए तो सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता तथा बुनियादी मूल्य जैसे एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस। एक बार इसको समझते हैं कि अभिक्षमता मतलब एप्टीट्यूड का अर्थ क्या होता है? किसी विशिष्ट कार्य को सीखने या करने की अंतर्निहित क्षमता अर्थात इनहेरेंट कैपेसिटी। एक सिविल सेवक के पास प्रशासनिक कार्यों को समझने की अभिक्षमता के साथ-साथ मजबूत नैतिक बुनियादी मूल्य होने चाहिए। सत्यनिष्ठा मतलब इंटेग्रिटी ये शब्द भी आपने बहुत बार सुना होगा। सत्यनिष्ठा का अर्थ क्या होता है कि अपने नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति पूरी तरह सुसंगत या मतलब कंसिस्टेंट होना। इसका मतलब है कि जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, तब भी आप सही काम करें, ठीक है? आगे देखें, जैसे उदाहरण ले सकते हैं इसका हम, एक जाँच अधिकारी को रिश्वत की एक बड़ी राशि की पेशकश की जाती है और उसे पता है कि यदि वह इसे स्वीकार कर लेता है तो किसी को पता नहीं चलेगा। फिर भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है और रिश्वत को ठुकरा देता है। ये क्या कहलाती है आपकी इंटीग्रिटी अर्थात सत्यनिष्ठा कि आपको पता है कि इसको लेने से कुछ नुकसान नहीं होगा, फिर भी आप उस अ, ईमानदारी को निभा रहे हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए, बहुत बड़ी भीड़ है और इधर कुछ खाना चल रहा है और सबके सब इधे एक क्षेत्र है वहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हैं। मतलब एक ही क्षेत्र पे नहीं इधर-उधर फेंक दे रहे हैं। एक क्षेत्र पे फेंकेंगे मतलब वो तो बाद में इकट्ठा कर लिया जाएगा, लेकिन इधर-उधर फेंक रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि बाद में कोई आएगा उठा के ले जाएगा। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं जो उस चीज़ को जेब में रखते हैं, चाहे वो कोई रैपर हो किसी का। अब आपको कोई देख तो नहीं रहा था, ना आपको कोई पकड़ता, ना आपको कोई जेल लेके जाता। लेकिन आपने उस चीज़ को ध्यान रखा कि यह देश मेरा है। इसको स्वच्छ रखना मेरी ज़िम्मेदारी है। जब आप इस चीज़ को समझते हैं तो आप अंदर से वो इंटीग्रिटी का भाव सत्यनिष्ठा का भाव जागृत होता है। हाँ, तो अब देखते हैं निष्पक्षता और गैर पक्षपात को जिसमें इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप जिसमें एक प्रशासनिक अधिकारी को जाति, धर्म, वर्ग या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किसी भी नागरिक या समूह के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब उसको बैलेंस्ड रहना है, किसी एक के साथ भेदभाव नहीं करना है। राजनीतिक तटस्थता का पालन करते हुए तटस्थता देखिए यहाँ पे एक शब्द है प्रमुख, सरकार बदलने भी भी नीतियों को पूरी सत्यनिष्ठा से लागू करना चाहिए। अब यहाँ पर उसके गुण-धर्म की बात की गई है, किस प्रकार से उसको रहना चाहिए, अपने आप को रखना चाहिए। अब अगला शब्द आता है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी जिसमें निर्णय लेते समय व्यक्तिगत भावनाओं मतलब पूर्वाग्रहों या धारणाओं के बजाय केवल ठोस तथ्यों, साक्ष्यों और स्थापित नियमों के आधार पर ही कार्य करना। आगे देखिए उदाहरण जैसे किसी कल्याणकारी योजना के लाभार्थियों का चयन करते समय अपनी जाति या क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता देने के बजाय केवल आधिकारिक पात्रता मानदंडों मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डेटा को आधार बनाना ही आपकी क्या कहलाएगी? जो सत्यनिष्ठा और यही आपकी क्या ऑब्जेक्टिविटी। आगे देखिए लोक सेवा के प्रति समर्पण, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस बिना किसी निजी स्वार्थ या समय की सीमा के समाज के उत्थान और देश की प्रगति के लिए खुद को समर्पित कर देना। यही क्या कहलाता है आपकी लोक सेवा के प्रति डिटर्मिनेशन समर्पण, सहानुभूति और सहिष्णुता और करुणा। सहानुभूति मतलब एम्पैथी दूसरों के दुःख को और पीड़ा को उनके दृष्टिकोण से महसूस करना, दूसरे के जूतों में पैर रखकर देखना। ये एक मुहावरा है बेसिकली। अब यहाँ पे सहिष्णुता का मतलब क्या है? टॉलरेंस का अपने से भिन्न विचारों, धार्मिक विश्वासों या संस्कृतियों को स्वीकार करने और उनका सम्मान करने की क्षमता। इस प्रकार के लिए हमारे संविधान में एक शब्द विपंत निरपेक्ष, जिसमें हम सभी पंथों का सम्मान करेंगे, आपसी रूप से उनमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आगे देखिए करुणा शब्द एक प्रमुख है, कंपैशन दूसरों के दुःख को केवल महसूस ही नहीं करना बल्कि उस दुःख को दूर करने के लिए सक्रिय प्रयास करना। यह कमजोर वर्गों जैसे बुजुर्ग, महिलाओं, दिव्यांग की करुणा मतलब कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको एक जंतर देता हूँ यहाँ पे एक गांधी जी की एक तावीज़ है, जैसे वो कहते हैं मैं आपको एक जंतर देता हूँ, जब भी तुम्हें संदेह हो तो उस सबसे
गरीब और कमजोर आदमी को का चेहरा याद करो जिसे तुमने देखा हो, और खुद से पूछो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। यहाँ पर मतलब एक उदाहरण है कि आप मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर हैं और आप एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। तो आपको सोचना है कि इस फैसले से जन कल्याण को लाभ होगा, ये मास तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। तो ग्रास रूट लेवल पर वो होगा कि नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप एक एक ऐसे व्यक्ति, एक बुजुर्ग, एक गरीब व्यक्ति को याद करिए जो आपने कभी उसको देखा हो। उसकी अनुभूति करते समय आप सोचिए कि इस व्यक्ति पर मेरे इस निर्णय का क्या प्रभाव होगा। तो आपका जो निर्णय होगा निकलने वाला वह बिल्कुल सही होगा। तो यह उदाहरण दिया था एक महात्मा गांधी ने, एक तरीका बताया था। अब आगे देखते हैं। भावनात्मक समझ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें भावात्मक बुद्धिमत्ता का तात्पर्य स्वयं की और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित करने और उनका प्रशासनिक कार्यों में सकारात्मक उपयोग करने की क्षमता से है। इसमें अवधारणा और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स एंड यूटिलिटीज, जिसमें डैनियल गोलमेल के अनुसार गोलमैन के अनुसार इसके 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं। स्व जागरूकता मतलब सेल्फ अवेयरनेस, स्व प्रबंधन मतलब सेल्फ मैनेजमेंट, सामाजिक जागरूकता सोशल अवेयरनेस सिंपैथी, और संबंध प्रबंध जैसे रिलेशनशिप मैनेजमेंट। प्रशासन में अनुप्रयोग, एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें एक दे रखा है उदाहरण कि एक दंगा प्रभावित क्षेत्र है, भीड़ बेहद गुस्से में है और हिंसक हो सकती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई पुलिस अधिकारी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है और जल्दबाजी में लाठीचार्ज या फायरिंग, यहाँ पे एक शब्द है लाठीचार्ज या फायरिंग, का आदेश दे देता है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। उच्च भावात्मक बुद्धिमत्ता वाला अधिकारी शांत रहेगा, भीड़ को गुस्से के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण को समझेगा और उनके नेताओं के साथ संवाद स्थापित करके स्थिति को शांतिपूर्वक नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। ये एक प्रकार की किस कौन सी सोच है? सिविल सर्वेंट की सोच है। अरस्तु यहाँ पर लिखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, यह बहुत आसान है, लेकिन सही व्यक्ति पर, सही सीमा पर, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से गुस्सा होना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से जो गुस्सा है, एंगर है, वह आ जाता है क्योंकि वह मानव स्वभाव है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सभी को आना है, लाजमी है। लेकिन किस समय आना चाहिए, कि किसके सामने आना चाहिए, किस सीमा में आना चाहिए, इस सभी की जो धारणा है, वह जो व्यक्ति इस चीज़ को फुलफिल कर लेता है, वह एक नीति शास्त्र मतलब एक प्रकार का अ, मानवीय रूप धारण कर लेता है। आगे देखिए, तो भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों के योगदान को हमें समझना है हमें। यह खंड विभिन्न दार्शनिकों की विचारधाराओं को प्रशासनिक संदर्भों में लागू करने की मांग करता है, जिसमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सद्गुण के ज्ञान है, वर्च्यू इज इन नॉलेज, न्याय का सिद्धांत और मध्यम मार्ग। मतलब ये प्रमुख जो सिद्धांत थे इन 3 के थे। ये आपस में गुरु शिष्य हैं तीनों। यदि बात करें तो सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। आगे इमैनुअल कांट है, जिनके कर्तव्य के लिए कर्तव्य मतलब ड्यूटी फॉर ड्यूटी से का सिद्धांत, परिणाम चाहे जो भी हो हमेशा नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। उपयोगितावाद, बेंथम एंड मिल, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। हालांकि सिविल सेवा में इसके साथ अल्पसंख्यकों व कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। यदि देखें तो भारतीय विचारक इसमें कौन-कौन से, जैसे गांधी, बुद्ध, कौटिल्य प्रमुख था। गांधी जी के 7 सामाजिक पाप, जैसे चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार और बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग आज के प्रशासन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। आगे देखिए, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं, नियमों और अंतःकरण के बीच के संतुलन का अध्ययन यहाँ किया जा सकता है। नैतिक चिंता और दुविधा, एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास। नैतिक दुविधा तब उत्पन्न होती है जब एक अधिकारी के सामने 2 ऐसे विकल्प हो जिनमें से दोनों ही अपनी-अपनी जगह सही हो। सही या गलत प्रतीत होते हुए नज़र आते हैं। मतलब हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिरकार इनमें से सही क्या है, गलत क्या है। ऐसी जब स्थिति भी आना लाज़मी है किसी अधिकारी के जीवन में। और किसी एक को चुनने पर दूसरे मूल्य का नुकसान हो सकता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, एक अत्यंत गरीब वृद्ध महिला के पास राशन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से भूख से पीड़ित है।
नियम कहता है कि बिना दस्तावेज के राशन नहीं दिया जा सकता, नियमों का पालन करना है भाई। जबकि करुणा और मानवता कहती है कि उसे तुरंत भोजन मिलना चाहिए। नैतिक मूल्य, यहाँ अधिकारी एक गंभीर नैतिक दुविधा में फंस जाता है कि आखिरकार क्या किया जाए भाई। साइन करवाऊंगा तो कानूनन मतलब दोषी हूँ, नहीं करवाऊंगा तो मानवीय रूप से दोषी हूँ। तो यहाँ पर वो डिलेमा जो होते हैं वो प्रशासनिक एक के जीवन में आना स्वाभाविक है। अब यहाँ पर आप पूछोगे इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, हमें अभी उत्तर नहीं जाना है इस वीडियो में, मात्र मैं सिलेबस किस प्रकार से, एथिक्स क्या है, क्या पढ़ना है, इस पर चर्चा कर रहा हूँ, ना कि मैं सब कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बताऊंगा, फिर वीडियो बहुत लेंथ बढ़ जाएगी, तो मैं उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मात्र ऊपर ऊपर से आप धूल मार रहा हूँ, जिसके कारण आप जान सके कि एथिक्स क्या है, ये हमारे पढ़ने के लिए आवश्यक क्यों, आखिरकार किन किन सवालों को हम अ, इस विषय को पढ़ने के बाद जान सकते हैं। आगे देखते हैं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एथिकल गाइडेंस। जब दुविधाएं सामने आती है तो मार्गदर्शन के तीन मुख्य स्रोत होते हैं: कानून, नियम, विनियमन, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का अंतःकरण, मतलब कॉन्साइंस, यानी उसकी आंतरिक आवाज जो सही और गलत का बोध कराती है। उत्तरदायित्व और नैतिक शासन, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। नैतिक शासन का अर्थ है कि ऐसा शासन जो न केवल कानूनी रूप से सही हो बल्कि नैतिक रूप से भी पारदर्शी, न्यायपूर्ण और जन केंद्रित हो। उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए आरटीआई, सोशल ऑडिट और स्वतंत्र जांच एजेंसियों का महत्वपूर्ण है। जैसे शासन व्यवस्था में ईमानदारी, शुचिता, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। शुचिता क्या है, प्रोबिटी क्या है, एक बार देख लेते हैं। का अर्थ है केवल भ्रष्टाचार का न होना, नहीं, मतलब क्षमा चाहूंगा, शुचिता का अर्थ है केवल भ्रष्टाचार का ना होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में नैतिक सिद्धांतों, ईमानदारी और उच्च व्यावसायिक मानकों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखना। जैसे सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता। लोकतंत्र में जनता को ये जानने का पूरा अधिकार है कि सरकार उनके पैसे का उपयोग कैसे कर रही है भाई। जैसे इसके लिए 2005 में आरटीआई एक्ट आया था, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसमें शासन में गोपनीयता की संस्कृति को बदलकर पारदर्शी बना बना दिया था। नागरिक चार्टर, सिटीजन्स चार्टर्स देखते हैं इसमें। यह किसी भी सरकारी संगठन द्वारा नागरिकों के प्रति अपनी बुद्धिमत्ता, मतलब कमिटमेंट्स का एक लिखित दस्तावेज होता है, जिसमें सेवाओं की गुणवत्ता, समय सीमा और शिकायत निवारण के तंत्र का उल्लेख किया जाता है। आगे देखते हैं, कार्य संस्कृति और सेवा प्रदान की गुणवत्ता, वर्क कल्चर एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। एक आदर्श कार्य संस्कृति वह है जहां फाइलों को लटकाया नहीं जाता, जहां कर्मचारियों में संवेदनशीलता होती है और जहां समय पर कुशल सेवा नागरिकों तक पहुंचती है। भ्रष्टाचार की चुनौतियां, मतलब चैलेंजेस ऑफ करप्शन, जिसमें भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध नहीं है बल्कि ये देश के विकास को बाधित करता है और गरीबों के अधिकारों को छीन लेता है। यदि बात करें तो संस्थानम के अनुसार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नैतिक मूल्यों को मजबूत करना दोनों अनिवार्य है। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं इसके संदर्भ में कि पृथ्वी हर मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन हर मनुष्य के लालच को पूरा करने के लिए नहीं, कि हर मनुष्य का जो स्वार्थ है, की इच्छाएं है, वह सफलता पूर्ण हो सके। यदि बात करें तो उपयुक्त विषयों पर मामला अध्ययन केस स्टडी भी आती है पेपर में। सबसे ज्यादा लेंदी होती केस स्टडी पाठ्यक्रम का ही अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगभग 50% अंक केस स्टडी के माध्यम से ये जांचा जाता है कि उम्मीदवार ने ऊपर थ्योरी में जो भी मूल्य सीखे हैं, जैसे सत्यनिष्ठा, करुणा, वस्तुनिष्ठ और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, उन्हें वह एक वास्तविक प्रशासनिक संकट या जटिल स्थिति के समय निर्णय लेते समय किस प्रकार लागू करता है। मतलब मैं अगर कहूँ कि एथिक्स पेपर में सबसे ज्यादा जो अ, दिल में पैदा करते हैं, सबसे ज्यादा समय जो लेती है वो केस स्टडी होती है। बेसिकली बहुत लेंदी लेंदी आती है एग्जाम में। तो ऊपर की चीजें तो परिभाषा तो हो जाती है, लेकिन उन परिभाषा को कंक्लूड करते हो आपके सामने जो स्थिति रखी है, आप उसको किस प्रकार से इंश्योर कर पा रहे हो, अपने विवेक का प्रयोग करते हो, उसमें किस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं, ये आपकी जो विचार है वो किस प्रकार के हैं, ये सभी जो चीज दिखती हैं वो केस स्टडी में नजर आती हैं पूर्णतः। और सबसे महत्वपूर्ण भाग है एथिक्स का। और अगर आपको ना पता हो, एथिक्स पूर्णतः मतलब कितने मार्क्स का, 250 मार्क्स का रहता है। तो इसके लिए अगर आपको 250 में से लगभग आपको मतलब 150 या 250 प्लस चाहिए, तो आपको इस सिलेबस को सबसे पहले अच्छे से अध्ययन करके समझने की बहुत आवश्यकता है।
अंततोगत्वा यदि आप वीडियो को अंत तक रहे हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। यदि आपको इस पीडीएफ की मतलब इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम जॉइन है उसको जॉइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सामान्यतः बात यह है यदि आप इस एथिक्स पे और आगे की वीडियो चाहते हैं जैसे पीवाईक्यू संबंधित कुछ हो गया या एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक को चाहते हैं तो आप कमेंट नीचे कर सकते हैं। मैं अवश्य इस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो इसी शब्दों के साथ एक बार पुनः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आप अंत तक रहे हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद।